हेलो दोस्तों, आज के भी हम इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे अपनी जो जनरल साइंस की जो सीरीज़ चल रही है उसी में अभी फिज़िक्स के लेक्चर्स चल रहे हैं। तो इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। तो आज है लेक्चर नंबर 3। अगर आपने वो पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके उन्हें देखिए, क्योंकि वहाँ हमने अप टू 45 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं दोनों लेक्चर्स में। आज लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 46 से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अभी क्या है कि इस सीरीज़ में साइंस की में पहले फिज़िक्स करा रहे हैं और फिज़िक्स में भी जो चैप्टर चल रहा है वो मैकेनिक्स का चल रहा है, यांत्रिकी। उससे जितने भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे हम सब करा रहे हैं। और जो आजकल क्या है कि जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में, भले ही वो किसी का भी हो, जनरल साइंस के क्वेश्चन सभी में पूछे ही जाते हैं और एक अच्छा खासा नंबर होता है उनका, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो कन्फर्म पूछे ही जाते हैं। तो आप इसी हिसाब से अपने साइंस की तैयारी को पहले से ही मजबूत करके रखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। ऑप्शन ए आघूर्ण का नियम, ऑप्शन ई जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा का नियम, ऑप्शन डी संवेग का नियम। जिसमें पूछा गया है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसे किस और नाम से जानते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, ऑप्शन बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ऑप्शन सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि जो पृथ्वी होती है उसके द्वारा जो घोड़े के पैरों पर आरोपित बल होता है उससे घोड़ा आगे बढ़ता है। अब ऐसा क्यों है? हालांकि जो बल लगाता है वो तो घोड़ा अपने पैरों से ही लगाता है, किस पे? अगेंस्ट पृथ्वी के। बट आपने लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन वाला पढ़ा होगा, जो थर्ड लॉ है न्यूटन का, उसमें क्रिया प्रतिक्रिया का। तो जब इधर से एक क्रिया होती है तो पृथ्वी भी इस पर प्रतिक्रिया करती है। अब पृथ्वी और घोड़े दोनों में कंपैरिजन करें तो अगर इनके मास का कंपैरिजन करें, इनके द्रव्यमान का कंपैरिजन करें तो पृथ्वी बहुत भारी है, जबकि इसके कंपैरिजन में घोड़ा गाड़ी तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे पृथ्वी को तो डिस्प्लेस नहीं कर सकती, पृथ्वी को तो उसके स्थान से परिवर्तित नहीं कर सकता, जबकि जो घोड़ा है वो खुद मतलब डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और घोड़ा आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए जो सही आंसर हो गया इसका हो गया ऑप्शन डी। तो आप इसको बेसिकली ऐसे याद रख सकते हैं, जो पृथ्वी है वो ज़्यादा भारी है क्योंकि घोड़ा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए घोड़े की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और जो पृथ्वी द्वारा प्रतिक्रिया वाले जो फोर्स लगता है रिएक्शन वाला, उसके कारण जो घोड़ा गाड़ी है वो आगे बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये तो आपके साथ भी हुआ होगा ऐसे कई बार कि अचानक से ड्राइवर ने चाहे गाड़ी हो चाहे बस हो, चाहे उसमें अगर ब्रेक लगा देते हैं तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये NDA और NA में, जो कि NDA NA की परीक्षा होती है उसमें 2011 में आ चुका है, तो आप इससे क्वेश्चन का लेवल समझ सकते हैं। तो जो इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। उसी के कारण जो बैठे हुए यात्री हैं बस में वो आगे की ओर गिर जाते हैं या झुक जाते हैं, क्योंकि जो बस चल रही है लेकिन जो बस में यात्री बैठे हैं वो बस के सापेक्ष स्थित हैं, वो क्योंकि जो जड़त्व का नियम वो क्या कहता है, जो वस्तु स्थित है वो स्थित ही रहना चाहेगी और जो गति की अवस्था में वो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी। तो जो यात्री हैं वो स्थित हैं तो उनमें गति नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही
बस ब्रेक लगाती है तो जो बस का मोमेंटम है वो उन्हें आगे की ओर फोर्स कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन ए संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी सन्निहित संरक्षण, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन डी कोणीय संवेग संरक्षण। ये भी एसएससी 2011 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए संवेग संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसी के सिद्धांत पर ये रॉकेट की कार्यप्रणाली आधारित है। जैसे ये रॉकेट है और कोई भी रॉकेट जब जाता है तो पीछे से गैसेस निकालता है। तो जो इस रॉकेट का मोमेंटम है, यानी कि जो इसका संवेग है और जो गैसों का संवेग है, वो दोनों क्या है, इसका जो परिमाण है वो बराबर रहता है, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहती है। तो इसीलिए अगर रॉकेट लॉन्च होने से पहले भी और बाद में भी जो उनका कुल संवेग होता है वो जीरो रहता है, क्योंकि दोनों का जो मात्रा है वो बराबर है, जबकि है विपरीत दिशा में। तो ये दोनों आपस में घट जाते हैं और जो इसकी वैल्यू आती है वो आ जाती है जीरो। तो जो टोटल संवेग है वो संरक्षित रहता है। तो इसलिए ये जो रॉकेट की कार्यप्रणाली है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अश्व यदि एकाक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो जैसे अभी हमने ये बस वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसी टाइप से ये आरआरबी मेट्रो रेल 2002 में आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो भी है क्या, ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व, यानी कि जड़त्व का नियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों से पीछे खींचकर पकड़ता है। ऑप्शन ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑप्शन बी बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, ऑप्शन सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, ऑप्शन डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। यदि आपने भी क्रिकेट खेला होगा तो आपको भली भांति इसका पता होगा कि जैसे ही बॉल आती है तो बॉल जिस प्रकार से आती है तो उसको एक साथ कैच करके वहीं नहीं रोकते, उसको थोड़ा हाथों को अपना पीछे की ओर खींच लेते हैं। तो उससे क्या तब तक जो बॉल है वो भी स्टैटिक पोजीशन में आ जाती है, तो उसमें वो भी विश्राम की स्थिति में आ जाती है। तो जिससे क्या है, ना तो चोट लगती है और ना क्या है कि अगर एक साथ उसको रोकेंगे तो उससे चोट लग सकती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बल गुणनफल है तो F किस किस का गुणनफल है। तो F बराबर ma। तो ये हमने जो न्यूटन का सेकंड लॉ था उससे भी समझा था। तो इसका जो इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी भार और वेग का, ऑप्शन डी भार और त्वरण का। ये बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है 2002 में। तो समझ सकते हैं। तो एम द्रव्यमान हो गया, ए जो इसका त्वरण हो गया। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ऑप्शन ए पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी भार में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो इसमें पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो उसके जो शरीर में एक जो यहाँ पे मात्रा की बात की जाती है वो एक्चुअली यहाँ द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है, और अगर और भार तो भार है ही, जो वेट होता है उसका। तो हमने कल आपको बताया था कल वाले लेक्चर में कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो द्रव्यमान है वो तो सभी जगह फिक्स रहता है, नियत रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जबकि वेट क्या है, वो जगह के हिसाब से घट और बढ़ सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भार घट जाता है और तो मात्रा यानी कि द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहती है, चंद्रमा पे भी हो, चाहे पृथ्वी पे जाओ, चाहे किसी और भी ग्रह पे जाओ। तो ये सब पे लिए एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वही बना रहता है, ऑप्शन डी 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है।
तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के, जैसे पृथ्वी है और ये इसके ध्रुव हैं दोनों, अगर हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो दोनों तरफ जाने पर जी के जो मान हैं वो बढ़ते हैं। ये यहाँ पे विषुवत रेखा हो गई या भूमध्य रेखा हो गई, और ये दोनों यहाँ के पोलर हो गए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो इन दोनों की तरफ अगर हम जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए, बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 है कि शरीर का वजन, ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो यहाँ पे वजन की बात की जा रही है, यानी कि भार की, वेट की। तो वेट बराबर क्या होता है, m गुणा जी। तो m जो है द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा दोनों में, जबकि g जो है वो ध्रुवों पर अधिक होगा। तो सीधी सी बात है, जब जी ज़्यादा होगा तो इसका वेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अनुक्रमानुपाती है। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई पर छलांग लगा सकता है, क्योंकि ऑप्शन बी चंद्रमा पर भारीहीन होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, ऑप्शन बी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। जी की बात कर रहा है ये गुरुत्वाकर्षण। और ऑप्शन डी जो चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यल्प है, मतलब कम है। तो जिस वजह से वहाँ पे व्यक्ति क्या कम वेट का अपने आप को फील करेगा। जब जी कम होगा तो वेट भी कम होगा, जी अगर ये कम है तो वेट भी ऑटोमेटिक कम होगा। तो इस वजह से जब वेट कम फील करेगा तो वो ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि 20 kg के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। तो यहाँ पे ध्यान देना, पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य पूछा गया। ऑप्शन ए 20 जूल, ऑप्शन ए 20 जूल हो गया, ऑप्शन बी 200 जूल, ऑप्शन सी 981 जूल और ऑप्शन डी 0 जूल। और ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी में, यानी कि रेलवे में। तो जो कार्य होता है, कार्य बराबर क्या होता है, यानी कि वर्क बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को हम डिनोट कर लेंगे एस से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर किसी वस्तु को अगर पकड़ के रखा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसकी जगह हम यहाँ जीरो लिख देंगे, तो एफ गुणा जीरो। जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो, यहाँ जिसका रिजल्ट आएगा वो जीरो ही आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी 0 जूल। तो उसे कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए इसका सही आंसर हो गया 0 जूल, ठीक है। तो आप ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो सीधे आप देख के उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य करता है। सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया गया है, और ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, रेलवे के में ही, RRBTC में। तो आप समझ सकते हैं, जब विस्थापित करने में असफल रहा, यानी कि विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, तो कार्य क्या होगा, वो 0 होगा। तो ऑप्शन ए कोई भी कार्य नहीं, ऑप्शन बी ऋणात्मक कार्य, ऑप्शन बी सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, ऑप्शन डी अधिकतम कार्य। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोई भी कार्य नहीं, 0 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए तेजी से चल सके, ऑप्शन बी फिसलने की संभावना कम हो जाए, ऑप्शन सी शक्ति संरक्षण हेतु, ऑप्शन डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगर ऐसे चढ़ाई पे जब हम चढ़ते हैं तो अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए हम आगे की ओर झुकना होता है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा गुरुत्व केंद्र होता है उसकी वजह से ऐसा करना पड़ता है, उसको एक सीधी रेखा में, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसमें लाने के लिए। इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा झुक के, जैसे आप सीढ़ियों पे भी चढ़ते हैं तो थोड़ा आगे की तरफ झुक के चढ़ते हैं कभी भी चढ़ाई पे, तो उसका रीज़न यही है कि ज़्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त हो सके, गिरे नहीं।
तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि ऑप्शन ए, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऑप्शन बी, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती, अगर नहीं जाती है तो सीधी सी बात है वो तो खुद ही गिर जाएगी। ऑप्शन सी, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, तो साइंस ये सब मानती नहीं है, तो ये गलत। ऑप्शन डी, ये एक आश्चर्य है, तो ये भी गलत। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए, जमने के बाद पानी का घनत्व तो कम हो जाता है। ऑप्शन बी, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी इस कठोरता पाइप को तोड़ देती है। ऑप्शन सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आयतन बढ़ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, नहीं सिकुड़ती। ऑप्शन बी, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, तो घटता नहीं है, बढ़ता है। तो ऑप्शन सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, हाँ बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, उस कांच ऊष्मा का कुचालक है, तो ये भी गलत। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। इसकी वजह से जब आयतन बढ़ता है तो जबकि बोतल का जो आकार है वो वही रहता है, तो बोतल टूट जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था देखो आप, IAS में पूछा गया है 1994 में, हालांकि पुराना क्वेश्चन हो गया। तो अगर 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दें तो उसके जल के आयतन में क्या परिवर्तन हो गया, पूछा गया टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है, जैसे सपोज करो 9 डिग्री है, तो इसके बाद नीचे की तरफ अगर इसे गिराएंगे तो ऐसे आएगा 7 4 0। इस पर ये UPPCS में पूछा गया है, ठीक है। तो जो नॉर्मली क्या होता है कि जो आयतन है वो किसी का टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, तो 9 पे मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन जैसे टेम्परेचर घटाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या है कि घटता जाएगा। टेम्परेचर घटेगा तो आयतन भी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो आयतन बढ़ता है, तो घटा। लेकिन जो 4 डिग्री सेल्सियस पे आके जो जल है उसका जो घनत्व है, उसकी जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है, तो यहाँ के बाद क्या है फिर उसका जो आयतन है वो बढ़ता है। तो ये जो वाटर है उसका स्पेशल करैक्टर है, यानी कि विशेष गुण है जल का। तो जो इसका सही आंसर होगा वो देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन ए, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये गलत है, आयतन में परिवर्तन होगा। ऑप्शन बी, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमारा तो पहले घट रहा है बाद में बढ़ रहा है। ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, तो ये इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। जबकि ऑप्शन डी, पानी जम जाएगा, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। झील में इस्पात मतलब लोहे की नाव है, वो तैर रही है, तो नाव जो विस्थापित करेगी, जो डिस्प्लेस करेगी कितना वाटर, उसका भार पूछा गया है। ऑप्शन ए, नाव के भार से कम। ऑप्शन ए, नाव के भार से ज़्यादा। ऑप्शन सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ऑप्शन डी, नाव के भार के बराबर। तो सबसे पहले बता दूं ये क्वेश्चन NDA में पूछा जा चुका है, NDA की परीक्षा में 2012 में, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का। तो आपने देखा होगा कि जब नाव पानी में उतारी जाती है तो वो थोड़ा सा पानी हटा देती है, डिस्प्लेस कर देती है, तो ये क्या होता है कि अपने भार के बराबर क्या है, जितना भार होता है उसके बराबर वो झील के पानी, उतने ही भार के पानी को वो अपनी सतह के नीचे से हटा देती है। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देना कि जितना जो नाव का भाग है जो पानी की सतह के नीचे जाता है, डूबता है, उतना ही वो पानी डिस्प्लेस करती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो पानी का भार है, जो विस्थापित पानी का भार है, और जो नाव डूबी हुई है पानी में, झील के पानी में सतह से नीचे, उसका भार बराबर होगा, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो विस्थापित पानी होता है वो वस्तु के भार के बराबर ही होता है।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो यहाँ कालीन की सफाई के लिए छड़ी से पीटो, या आप चादर को जैसे झाड़ते हैं साफ़ करने के लिए, उससे धूल हटाने के लिए, या किसी और, तो सेम कॉन्सेप्ट एक ही है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो उसे इसी टाइप से सॉल्व करना। ऑप्शन ए गति का पहला नियम, ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गति का पहला नियम, यानी कि फर्स्ट लॉ। और ये क्या है फर्स्ट लॉ? जड़त्व का नियम, या फिर कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। तो इसमें क्या होगा कि जो कण होंगे धूल के जो उस चादर पे या उस कालीन पे जमे हुए हैं, तो वो क्या है, वो स्थिर अवस्था में, वो स्टैटिक कंडीशन में होंगे। जब उसे छड़ी से पीटेंगे तो उसमें एक साथ गति आएगी, तो जो कालीन है वो तो गति कर, या चादर है वो तो उस गति कर जाएगी, लेकिन जो कण है वो पहले से ही स्टैटिक कंडीशन में बने हुए हैं, तो वो उससे अलग हट जाएंगे एक साथ। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और ये एसएससी 2011 में पूछा जा चुका है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे और ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और आपने लास्ट की जो 2 लेक्चर हैं वो भी देखे होंगे। तो आप इसको कंटिन्यू रखें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू।